हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 5 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल पेपर 5 की वीडियो हमने पार्ट बाय पार्ट क्लियर की है। इट मीन्स पार्ट नंबर ए की वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर बी हमारा 2 मार्क्स का है। ओके फ्रेंड्स, साथ ही साथ हमने सभी सैम्पल पेपर की वीडियो का एक प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दी है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको वॉच करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पार्ट नंबर ए और ये रहा हमारा पार्ट नंबर बी। आज हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर बी में हमारे पास कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 मार्क्स के हैं। इट मीन्स आज हम अपनी वीडियो में 16 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पार्ट नंबर बी का। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। आप पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 लिखकर ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसमें हमसे कहा गया है यूज यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 105 एंड 120। ओके फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें बोला गया है यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम की सहायता से HCF फाइंड आउट करना है 105 और 120 का। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। डिवाइड एल्गोरिथम क्या होता है, चलिए आइए क्लियर करते हैं। इसके लिए हम अपनी आंसर शीट पे आएंगे तो कुछ इस अकॉर्डिंग सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको। हम इसे लिखेंगे यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम और HCF फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। ये हमने स्टेटमेंट नोट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ HCF में दिए गए नंबर को हम डिनोट करेंगे। किस नंबर का निकालना है HCF, तो 105 और 120। तो इनमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड एल्गोरिथम यूज़ करते टाइम इनमें से जो सबसे ग्रेटर है उसको हम दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे 120 इज ग्रेटर देन 105। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स 120 मेरा ग्रेटर है। अब हम क्या करेंगे, वी अप्लाई द डिवाइड लेमा टू 120 एंड 105। डिवाइड लेमा ही नाम इनका देता है यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम का। हम डिवाइड लेमा से यूज़ करते हैं। डिवाइड लेमा इट मीन्स डिवाइड हमने करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, जो डिजिट हमारा ग्रेटर है उसको हम डिवाइड के अंदर रखेंगे। इस अकॉर्डिंग हम डिवाइड बना लेंगे और अंदर में 120 रख लेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर हम बाहर रखेंगे। अब हम इसको 105 का टेबल पढ़ेंगे कि 120 आ जाए। तो 105 के टेबल में 120 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड की जो प्रॉपर्टी होती है उससे कम वाला डिजिट का हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम पढ़ेंगे और यहाँ पर 105 लिख देंगे। माइनस करेंगे, कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब हम इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद अगला स्टेप फॉलो करेंगे। तो हमने 120 अंदर रखा था इसलिए हम इसको यहाँ रखेंगे। डिवाइड हमने किया था 105 से, तो इसको हम यहाँ रखेंगे। और कितने टाइम 105 का टेबल पड़ा, 1 टाइम, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लगा देंगे। और रिमाइंडर कितना आया, ये हमारा रिमाइंडर होता है, वो आया 15, तो हम लगा के प्लस में 50 लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी है डिवाइड की, डिविडेंट इक्वल्स टू में डिवाइज़र मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। आई रिपीट अगेन, डिविडेंट डिवाइज़र मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड लेमा या फिर डिवाइड एल्गोरिथम क्या कहता है, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हमने डिवाइड लेमा का यूज़ करते रहना है। इट मीन्स डिवाइड करते रहना है। इसे हम दूसरी भाषा में लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, जिसकी सहायता से हम LCM फाइंड आउट करते हैं। आई रिपीट अगेन, लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड दी HCF। ओके फ्रेंड्स, ये हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है अलग नेम से। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 15 रिमाइंडर आया है। अब हम इसको डिवाइड में डिविडेंड क्रिएट कर लेंगे और डिवाइड का सिंबल लगाकर, जिससे हमने सबसे पहले डिवाइड किया था 105 को, अब हम उसको अंदर रखेंगे। अब 105 को हमने डिवाइड करना है 15 के टेबल से। तो अगर हम 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 टाइम पढ़ेंगे तो 105 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 105 यहाँ लिख देंगे। और फाइनली रिमाइंडर देखिए हमारे पास 0 आ गया है, या फिर आप कट लगाते हैं, हम चलिए 0 लिख लेते हैं। फिर हम देखिए जिस तरह हमने इसको लिखा था उसी अकॉर्डिंग हम इसको भी लिखेंगे। तो 105 हम यहाँ लिखे थे हमने। अब यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी सी इंग्लिश जरूर लिखनी है, लैंग्वेज जरूर लिखना है इसमें। नाउ वी अप्लाई अगेन डिवाइड लेमा टू 105 एंड 15। देखिए अब हमने डिवाइड लेमा का यूज़
105 और 15 के लिए किया हुआ है, तो फाइनली रिमाइंडर आ गया है। तो हमने इसको लिखा वी हैव अ रिमाइंडर 0। अब लास्ट में हमारे पास क्या है 0, तो जिस भी टर्म से डिवाइड करने पर हमें 0 मिलेगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको भी हम शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको शो कैसे करना है। यहाँ पर 105 इक्वल्स टू में 15 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग आप जरूर शो कीजिएगा जैसा कि हमने इस वाले डिजिट को शो किया हुआ है। तो क्या होता है ये डिविडेंड इक्वल्स टू में डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए फाइनली किसका टेबल हमने पढ़ा कि हमें 0 मिल गया, हमने 15 का टेबल पढ़ा और हमें फाइनली रिजल्टन मिला 0। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव अ रिमाइंडर 0, हैंस एचसीएफ ऑफ 105 एंड 120 इक्वल्स टू में 15। जिस भी डिजिट से हमारा डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। चलिए मैं यहाँ शो करता हूँ, ये हमारा एचसीएफ है। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग अगर आपके पास और भी बड़ा डिजिट आता है तो यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे। देखिए हमने कितनी टाइम डिवाइड किया, 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम। ये जरूर मेंशन करना है और लाइनें भी मेंशन करनी है। ओके फ्रेंड्स, मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम सेंस करेंगे कि हमने कौन सा डिजिट बड़ा देखा इसमें, उसके बाद डिवाइड लेमा का यूज़ करेंगे इन दोनों डिजिट के बीच में, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, ये मल्टीपल का केस दिखाएंगे। उसके बाद रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो स्टॉप कर दीजिएगा, नहीं आया तो अगेन करेंगे, लिखेंगे नाउ वी अगेन अप्लाई डिवाइड लेमा बिटवीन 2 डिजिट्स। जो भी आपके पास डिजिट लिखा हो वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखेंगे अगर आपके पास अभी भी 0 नहीं आया तो हम फिर से डिवाइड लेमा का यूज़ करेंगे और 0 आ गया है तो वहीं पर वो स्टॉप कर देंगे और लास्ट वाला डिजिट हमारा एचसीएफ होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली आंसर क्या है हमारा 15। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, √2 एंड 1/3। ओके फ्रेंड्स, हमें एक डिजिट दिया हुआ है √2 और दूसरा डिजिट दिया हुआ है 1/3। 2 डिजिट दिए हुए हैं, पहला हमारा सम ऑफ है क्योंकि हम इसको रिस्पेक्टिवली पढ़ेंगे और दूसरा वाला हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 0 सम ऑफ 0। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे इस अकॉर्डिंग नोट करेंगे। देखिए सम ऑफ 0 गिवन सम ऑफ 0 √2 और गिवन प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3। अब देखिए यहाँ पर केस आता है जिस भी टर्म के नीचे आपको जिस भी टर्म के नीचे आपको डिविडेंड पहले से लिखा हुआ आए आपने उसका यूज़ सबसे पहले करना है। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 0 में यहाँ पर डिनोमीटर में दिया हुआ, देखिए ना डिनोमीटर यहाँ पर अपॉन वाले टर्म में नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ पर डिनोमीटर का डिजिट मिल रहा है, हम इसी का यूज़ सबसे पहले करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c/a और प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1/3, तो हम यहाँ 1/3 लिख लेंगे और c/a ऐसे कैसे लिखेंगे। याद रखिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी डिजिट के नीचे वाला टर्म या डिनोमिनेटर टर्म आपको दिया हो, अगर सम ऑफ 0 में दिया हुआ है तो सबसे पहले आप सम ऑफ 0 यूज़ कर लीजिए, और अगर नहीं दिया है तो देखिए कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 0 में डिनोमिनेटर दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया हुआ है तो आप यूज़ करेंगे और इन केस दोनों में नहीं दिया हुआ है तो दोनों के नीचे आप ऐसे 1 लगा लेंगे, इसके नीचे भी 1 और मान लेते हैं यहाँ कोई और डिजिट होता तो उसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, उस केस में सबसे पहले आप सम ऑफ 0 का यूज़ करेंगे। चलिए मैं इसको और सॉल्व करता हूँ। डिनोमीटर अगर दिया हो तो देखिए क्या हमें हेल्प मिलेगी कि हम इसको सीधा सीधा इक्वेट कर सकते हैं। a की वैल्यू 3 तो हमने यहाँ सीधा सीधा इक्वेट कर लिया, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए इसी तरह आपको a और b की वैल्यू निकालने में हेल्प मिलेगी। जो मैं यहाँ पर मैंने बातें कही हैं उनका आप खास ध्यान रखें, जिससे कि a और b या a और c की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ 0 की सहायता से a और c निकाल लिया है, अब हमें b और निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 क्या होता है -b/a और सम ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है √2, तो हमने यहाँ लिख दिया √2 इक्वल्स टू में -b/a। अब देखिए इसका बेस नहीं दिया हुआ था तो हमने क्या है अपॉन में 1 लगा लिया है कंप्लीट करने के लिए, फ्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ 1 लगा लिया है।
अब क्या होगा, जब भी हम अपनी मर्जी से यहाँ पर 1 लगा रहे हैं तो उस केस में हम इसको क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ से इक्वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 1 आएगी, जो कि मेरी ए की वैल्यू 3 आ रखी है, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। इट मीन्स हम गलत साबित होते हुए नजर आएंगे। उस केस में क्या करेंगे आप, यहाँ क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, a√2 आ जाएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का b ही आएगा। अब a की वैल्यू जो हमने निकाल रखी है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इट मीन्स 3 और √2 वैसे का वैसा ही इक्वल्स टू माइनस का b। अब b को सीधा कर लीजिए और माइनस इसके पास कर दीजिए, तो लिखेंगे -3√2। ये हमारी b की वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। इसी अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद का केस दिखाते हैं। अब हमें क्या करना है, जब हमने a की वैल्यू और b c की वैल्यू निकाल ली है तो हम ये सारी वैल्यूज़ को अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिल करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है, b दिख रहा है और c दिख रहा है, वहाँ पर a b c की वैल्यू भर लीजिए। तो a की वैल्यू क्या थी 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a की जगह लिखेंगे 3 और साथ में x को लगा देंगे। फिर b की वैल्यू देखिए क्या आया था हमारे पास, -3√2 आया था, तो हम यहाँ पर b की जगह लिखेंगे -3√2। ओके फ्रेंड्स, और साथ में x लगा देंगे। अब c की वैल्यू कितनी है 1, तो हम क्या लिखेंगे c की जगह पे 1 प्लस लगाकर। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि प्लस है यहाँ पर, सिर्फ हमारा b है ही हमारा नेगेटिव है, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा लिया है। तो फाइनली यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लीजिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लीजिए, बात एक ही है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो कि हमसे कहा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमसे कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की हमें वो वैल्यू चाहिए, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन। और दो इक्वेशन दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, 8x + 5y = 9, kx + 10y = 12। दो इक्वेशन दे रखी है, नो सोल्यूशन का केस बोला गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम यहाँ नोट कर देंगे, और नो सोल्यूशन के केस में क्या होता है वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं a1/a2 अपॉन में b1/b2 और अपॉन में c1/c2 डज नॉट इक्वल्स टू। आई रिपीट अगेन, जब नो सोल्यूशन का केस होता है तो वहाँ पर b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू a1 और a2 की वैल्यू को अपॉन में रखेंगे यहाँ पर 8/k, और यहाँ से y1 प्लस जो ये था y1 और y2 तो हम यहाँ लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सॉरी b1/b2। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ लिख देंगे 5/10, और ये हमारा c1/c2 तो हम इसको इधर लिख लेंगे, और बीच में डज नॉट टू का सिंबल लगा लेंगे, डज नॉट इक्वल्स टू का सिंबल। अब देखिए हमें क्या कहा गया है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के केस में हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू कहाँ देखने को मिल रही है, देखिए यहाँ पर k दिख रहा है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे जिससे कि हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। इन्हीं दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है, a1/a2 और b1/b2 को हमें इक्वल प्रूफ करना है, तभी हमारी k की वैल्यू सेटिस्फाई हो पाएगी और हमारा नो सोल्यूशन तभी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों केस को यहाँ लिखेंगे 8/k और 5/10 अपॉन में लिख लेंगे, इसको हम हटा देंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 80, और k को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 5k। अब इसको सीधा कर लेंगे, 5k = में 80। अब 5 इधर ला के डिवाइड कर देंगे, तो जिससे हम लिखेंगे 80 / 5, कट करेंगे कितना आएगा 16। तो फाइनली k की वैल्यू कितनी आएगी 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमसे पूछा गया था। नो सोल्यूशन के केस में k की वैल्यू क्या आएगी, तो फाइनली क्या है 16 इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके फ्रेंड्स, ऑफ दिस सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और यहाँ पर बोला गया है कि हमें जो टेंजेंट है वो हमारा 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर वाले पॉइंट से, सेंटर ऑफ दिस सर्कल से 5 सेंटीमीटर दूर है।
तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल क्रिएट करेंगे और 5 सेंटीमीटर दूर जाकर एक टेंजेंट ए वाला पॉइंट क्रिएट कर लेंगे। अब हमें कहा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और सॉरी एक चीज़ और बोली गई है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट ऑफ द सर्कल क्या है, 4 सेंटीमीटर, ये हमारा टेंजेंट ऑफ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, अपनी शीट पर दिखाता हूँ, उसके बाद क्लियर करता हूँ। तो चलिए हम एक काम करते हैं, अपनी शीट पे आते हैं। शीट पे जब हम आएंगे, देखिए हमने ये सर्कल ड्रॉ कर रखा है। हमें कहा गया है सेंटर से कोई पॉइंट है जो ए है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और ये हमारा पॉइंट है जिसका नाम हम ए देंगे। ये पॉइंट हमारा सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। ओके फ्रेंड्स, और सेंटर हमारा क्या है, वो हमारा सेंटर है। अब हमें कहा गया जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है 90 डिग्री, वो हमारा टेंजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे जो टेंजेंट लाइन है वो क्या है 4 सेंटीमीटर की है, तो 4 सेंटीमीटर हम यहाँ ले देंगे। कुछ डायग्राम ऐसा क्रिएट करेंगे, अगर आप इसको सीधा करके देखेंगे कुछ ऐसा, तो देखिए ये रहा टेंजेंट, ऐसे आपको देखने मिल रहा होगा। अब तो ये 90 बन रहा है और ये हमारी टेंजेंट वाली लाइन होती है। ओके फ्रेंड्स, सॉरी हाइपोटेन्यूस वाली लाइन, ये हमारी टेंजेंट की लाइन। ओके फ्रेंड्स, टेंजेंट की लाइन हमारी 4 सेंटीमीटर है और जो सेंटर से बाहर कोई पॉइंट है उसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हमें क्या कहा हुआ है, हमें रेडियस फाइंड आउट करने बोला है। तो रेडियस क्या है, ये रहा रेडियस, इसे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो मेजरमेंट दे रखी है उनको लिखेंगे। अब देखिए ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा सॉरी ओ पॉइंट ये है, ये हमारा ए है, इसको हमने कोई पॉइंट मान लिया बी, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। सॉरी यहाँ पर डी भी लिखा हुआ है, डी को इन्होंने सेंटर माना हुआ है और हमने यहाँ पर ओ लिख दिया है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको डी लिख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा डी पॉइंट है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, देखिए ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर है। बी से लेकर डी हमें चाहिए जो कि हमारा रेडियस है, ए से लेकर डी हमारा 5 सेंटीमीटर है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज़ 90 डिग्री। देखिए जरा बी हमने 90 दिखा रखा है। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम अपने पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, आप इसे टर्न करके भी लिखते हैं, जैसे कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेनस स्क्वायर। बात एक ही है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप लिख सकते हैं, हमेशा हाइपोटेनस ही इक्वल्स टू में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड होती है जो कि ट्रायंगल की होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हाइपोटेनस क्या है, देखिए ए से लेकर डी मेरा हाइपोटेनस है, तो हमने लिखा ए डी। और परपेंडिकुलर क्या है, तो हमने माना कि ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमने लिख दिया ए बी, और बेस हमने मान लिया है बी डी। ओके फ्रेंड्स, आप उससे अपने अकॉर्डिंग बेस और हाइपोटेनस को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं नहीं बोला हुआ है कि हाइपोटेनस हमें सॉरी परपेंडिकुलर किसे रखना है और बेस किस रखना है। ओके फ्रेंड्स, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5, तो हमने 5 का होल का लिख दिया। ए बी कितना है 4, तो हमने 4 लिखा। बी डी हमें पता करना है, 5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, बी डी का स्क्वायर वैसे का वैसा ही 16 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये मैथ वाइज टर्म है, दोनों मैथ वाइज टर्म को हम एक तरफ लिख लेंगे। 16 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम 25 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 9, और बी डी का स्क्वायर वैसे का वैसे ही चल रहा था। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू में 9 और स्क्वायर का इधर करके रूट कर देंगे, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बी डी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसे हम लिखेंगे रेडियस लिख लेंगे, क्योंकि ये हमें पूछा गया था। तो फाइनली 3 इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया चेक द वेदर 5 - 2 ये एक पॉइंट है, 6 - 4 ये अनदर पॉइंट है, और 6 और 4 बोला गया, सॉरी सी वाला पॉइंट 7 और -2 आर दी वर्टेक्स ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल। हमें कहा गया है कि हमें चेक करना है कि जो तीनों पॉइंट दिए हैं, चलिए हम नाम देते हैं ये ए, ये बी और सी, ए बी सी ये हमारा एक आइसोलेटेड ट्रायंगल बन रहा है या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उसको हम लिखेंगे। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। हमें कोई ट्रायंगल क्रिएट होगा, आइसोलेशन की प्रॉपर्टी क्या है, कोई ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइडें बराबर होती हैं और एक साइड अनइक्वल होती हैं, तो उसे हम आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं।
इसी अकॉर्डिंग हम चलिए पॉइंट का नेम मेंशन करते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। ऐसा रफली डायग्राम ड्रॉ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली हम दिखाएंगे कि हमारा रिजल्टन क्या आ रहा है। तो उसके लिए हम डिस्टेंस का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, डिस्टेंस का तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, और फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला मेरे साथ रिपीट कीजिए। रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई रिपीट अगेन, रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है, a और b को ही डिनोट करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। ओके फ्रेंड्स, जिससे कि हमें वैल्यू फिल करने में हेल्प मिलेगी। अब दूसरा पॉइंट b वाला x2 और y2। अब हम देखिए यहाँ पर फिल करेंगे। अब बताइए x2 की वैल्यू कितनी है, तो सीधा सीधा आप देख लेंगे 6 है जी, 6 हमने लिख लिया। माइनस लगाया रूल का, x1 की वैल्यू कितनी है 5, तो हमने यहाँ 5 लिख लिया और साथ में होल स्क्वायर लगा दिया। प्लस लगाएंगे y2 की वैल्यू कितनी है 4, तो हमने यहाँ 4 लिखा। माइनस लगाया y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाकर -2 लिखेंगे और होल पावर 2 लगा लेंगे। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस का माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। तो 4 + 2 लिखेंगे और यहाँ पर 6 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1। 4 + 6, 4 + 2 कितना आएगा 6 का होल स्क्वायर लगा देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 6 का और होल स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आएगा 36। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 37 रूट अंडर में। फाइनली डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आ जाएगा 37 यूनिट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे, उसके बाद सी ए भी निकालेंगे। चलिए बी सी निकाल लेते हैं। बी सी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, जिससे कि आपको x1 y1 फिर से लिखना पड़ेगा, x2 y2 फिर से लिखना पड़ेगा, और हम अपना डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी वही फार्मूला रिपीट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखिए, अगर आपको बहुत सारे डिस्टेंस निकालने को कहा गया है तो आप याद रखिए जिस भी पॉइंट का निकाल रहे हैं उसको सेपरेट लिख लीजिए। वहाँ पर x1 y1 फिर से क्रिएट कर लीजिए, x2 y2 भी क्रिएट कर लीजिए। अगर आप यहाँ से देख के चलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि मेरा x1 तो मैंने ये रखा हुआ था और फिर से मैं यहाँ x1 रख रहा हूँ, तो कौन सा x1 x2 रखूँ या y1 y2 रखूँ। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बजाय आप उसको सेपरेट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, कैसे, b अलग रखिए, उसका x1 y1 लिखिए, c अलग रख लीजिए, x2 y2 रख लीजिए। अब इसमें फिल करने की कोशिश कीजिए। इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं हम साइड में। x2 की वैल्यू कितनी है देखिए, यहाँ से साफ साफ पता लगेगा 7, x1 की वैल्यू 6, 7 - 6 लिख देंगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -2, तो हमने ब्रैकेट में लिखा -2, फिर रूल लगाया माइनस का। फिर हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे, पावर में 2 लगा लेंगे, कोमा यूज़ नहीं करना आपने। ओके फ्रेंड्स, गलती से लग गया था। 7 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा -2 में से -4 सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 6 आ जाएगा, पावर में 2 लगा लेंगे। 1 का होल स्क्वायर ओपन करो कितना आएगा 1, 6 का होल स्क्वायर सॉल्व करो, -6 का स्क्वायर जो है सॉल्व करेंगे कितना आएगा -6 × -6 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 36 प्लस का, तो 36 यहाँ ले लेंगे, ऐड करेंगे कितना आएगा 37। तो फाइनली इसका भी 37 यूनिट आ गया है, रूट 37। ओके फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी रूट 37 यूनिट। 2 का हमारा 37 आ गया है, क्या पता तीसरा का भी 37 आ जाए। अगर तीनों का इक्वल हो गया तो भाई इक्वल ट्रायंगल आ जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरे का क्या आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ए बी फाइंड कर लिया है, बी सी फाइंड आउट कर लिया है, अब सी ए फाइंड आउट करेंगे या ए सी फाइंड आउट करेंगे, बात एक ही है। चलिए हम उसको भी लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सी और ए चाहिए, तो हमने यहाँ पर सी लिखा, सी की वैल्यू लिख ली है और ए की वैल्यू लिख ली है। इसमें फिर से हम x1 y1 क्रिएट कर लेंगे, x2 y2 क्रिएट कर लेंगे और वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम अप्लाई करते आ रहे थे। डिस्टेंस ऑफ सी ए क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। अब देखिए ये पॉइंट लिखने से क्या होता है कि आपको सीधा सीधा इक्वेट हो जाएगा कि x2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है। तो बताइए मुझे x2 की वैल्यू क्या है, तो ये 5 बिल्कुल सही है जी, माइनस लगाया, x1 की वैल्यू 7 आ जाएगा, प्लस लगाया हमने y2 की वैल्यू कितनी है -2, तो हमने यहाँ -2 लिखेंगे, फिर रूल का माइनस लगाएंगे, y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो -2, तो हम यहाँ लिखेंगे -2।
अब देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है इसी अकॉर्डिंग हम अपने पेपर में भी लिखेंगे, सारे माइनस को यहाँ शो करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 5 में से 7 माइनस करिए, कितना आएगा माइनस का 2 का, साथ में होल्स का लगा था, हमने स्क्वायर लगा लिया ऐसे, प्लस लगाया। यहाँ ब्रैकेट सॉल्व होंगे तो क्या आएगा, ये प्लस का बन जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, ये -2 वैसे का वैसा ही है। तो क्या पढ़ेंगे हम, माइनस का 2 प्लस 2 साथ में होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, -2 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 आएगा, क्योंकि -2 दो बार ओपन होगा तो क्या आएगा प्लस का 4, तो 4 लिखेंगे हम सीधा सीधा, प्लस लगाते नहीं हम, माइनस का 2 और प्लस का 2 सॉल्व करेंगे तो आएगा 0। फाइनली 0 का होल स्क्वायर भी करेंगे तो भी क्या आएगा 0। तो फाइनली क्या आएगा, 0 में 4 ऐड कीजिए, क्या आएगा 4। तो ये आएगा रूट का 4, और रूट का 4 क्या होता है, 4 का रूट क्या होता है 2। तो फाइनली क्या आएगा ये 2। तो डिस्टेंस ऑफ CA क्या आ गया, 2 यूनिट आ गया। अब देखिए तीनों वैल्यू में हमारे पास ये देखिए, पहला आया था 37, दूसरा आया था 37 और तीसरा आया 2। तो देखिए दो चीज़ें हमारे पास, दो साइडें हमारे पास इक्वल आ रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हैंस AB इक्वल्स टू में BC डज नॉट इक्वल्स टू में CA। और ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे ABC, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी, क्योंकि ये AB और BC हमारा इक्वल दिया है, सॉरी इक्वल आ गया है। CA डज नॉट इक्वल्स टू है, तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल है वो आइसोलेसिस ट्रायंगल बन रहा है, आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, कौन सा ट्रायंगल, आइसोस्केल। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि जो पॉइंट दिया हुआ है ABC, ये एक आइसोलेसिस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है साइन A 3/4 कैलकुलेट कॉस A और tan A। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन A जो बोला गया है हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया, और एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेंगे। अब सबसे पहले पता होना चाहिए साइन A होता क्या है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। पहला वाला हमारा होता है साइन, दूसरा होता है हमारा कॉस, तीसरा होता है हमारा टेन, और चौथा होता है हमारा कोसिकेंट, और पांचवा होता है हमारा सिकेंड, और छठवां होता है हमारा कॉट। हमें क्या चाहिए साइन, तो साइन कैसे पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने यहाँ लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो हम ट्रायंगल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर A यहाँ लिखेंगे, जिससे कि थीटा हमारा यहाँ कंसीडर होगा और परपेंडिकुलर सीधा बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो परपेंडिकुलर कितना बन गया 3 और हाइपोटेनस कितना है 4। अब हमें बेस चाहिए, बेस कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम ये कुछ चीज़ें लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए ट्रायंगल में हमारे पास हाइपोटेनस दिया हुआ है, कितना है 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया, 4 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया है, तो 3 का होल स्क्वायर। बेस नहीं दिया है, बेस ही हमें चाहिए, तो हमने यहाँ लिखा बेस का स्क्वायर। ओपन करके स्क्वायर को कितना आएगा 16, यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आएगा 9, और यहाँ पर बेस का स्क्वायर वैसे का वैसा ही 9, यहाँ के माइनस कर लेंगे, 16 - 9 कितना आएगा 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7, और साथ में बेस का स्क्वायर वैसे का वैसा ही चल रहा था। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू में 7। अब b का जो रूट इधर जाएगा तो क्या आएगा, रूट का 7 हो जाएगा। अब 7 का रूट तो सॉल्व होता नहीं है, तो हम बेस को √7 ही लिखेंगे। फाइनली हम यहाँ लिखेंगे √7। अब देखिए जरा, अब हमें पूछा क्या गया था, cos A चाहिए और tan A चाहिए। अब उसके लिए फिर से ये फार्मूला पढ़ेंगे, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ लिखेंगे cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, तो यहाँ देखिए क्या आया था हमारे पास √7, तो हम यहाँ लिखेंगे √7, और हाइपोटेनस कितना था, तो ये था हमारा 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ पर शो करता हूँ, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, और ये नीचे वाला हमारा बेस है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे tan A निकालेंगे। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ लिखेंगे tan A लिखकर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, वो हमारा था 3, और बेस कितना आया था √7, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/√7। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दो ही वैल्यू निकालने की बोली थी, cos A और tan A।
इसी अकॉर्डिंग आपको कोसिकेंड, सिकेंड, कॉट ये 6 रेशो निकालने को कहा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। हमें कहा गया है सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमारा 31.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, और साथ में एरिया भी फाइंड आउट करना है। दोनों ही चीज़ निकालनी है, रेडियस भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। चलिए हम अपनी आंसर शीट पे आते हैं। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है 31.4 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस ऑफ सर्कल हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लिया है और फॉर्मूला लगाएंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। याद रखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 31.4, तो हमने यहाँ लिख लिया 31.4। 2 लगाया, पाई की वैल्यू यहाँ पर कहीं पर हमें पाई की वैल्यू नहीं बोली गई है, हम पाई की वैल्यू 3.14 अप्लाई कर सकते हैं या पाई की वैल्यू 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर 3.14 ऐसा ही कुछ लगा हुआ दिख रहा है हमें, 31.4 लिखा हुआ है, वैसे ही हमने क्या किया अपनी हेल्प के लिए 3.14 अप्लाई कर लिया है। आप दोनों में से कोई वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ लिखा पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पर अप्लाई कर लिया है और साथ में आर वैसे का वैसा ही नोट कर दिया है। सबसे पहले हम पॉइंट रिमूव करेंगे, तो पॉइंट के बाद देखेंगे कितनी रकमें हैं, एक, तो हम यहाँ लिखाएंगे 1 लिखकर 10 लिख लेंगे, मतलब 1 जीरो अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं 2, तो हमने यहाँ लिखा 314 लिखकर 1 लिखकर हमने 2 जीरो अप्लाई कर लिया। जितने पॉइंट के बाद डिजिट मिलेंगे आप उतनी जीरो अप्लाई कर लेंगे। बाकी सारी स्टेटमेंट को हमने वैसा ही लिख लिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे सारी मैथ वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा 314 यहाँ लिखेंगे अपॉन में 10, यहाँ पर 100 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा 100 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई के केस में, और ऊपर वाली टर्म जो है वो नीचे आ जाएगी 2 × 334। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे 314 सॉरी। ओके फ्रेंड्स, आर इक्वल्स टू बच जाएगा। अब हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, 314 से 314 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 10, 2 के टेबल से 10 कट करेंगे कितना आएगा 5। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 5। तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर तो हमने निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें कहा था एरिया भी निकालिए, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है वो पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिए एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू फिर से हम क्या करेंगे 3.14 भरेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर भी 3.1 ही फिल किया था, और आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का होल स्क्वायर ओपन करें कितना आएगा 25, और पॉइंट रिमूव कर दें कितना आएगा 314 अपॉन में 100। ओके फ्रेंड्स, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7850 आ जाएगा अपॉन में 100। इच्छा हो तो आप पॉइंट लगा लीजिए, इच्छा हो तो कट कर लीजिए। हमने क्या किया सीधा सीधा पॉइंट लगा लिया। कितनी डिजिट है नीचे 2, तो हमने ऊपर से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा लिया। कितना लिखेंगे 78.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। याद रखिए जब भी आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर जो भी आपका आंसर आए उसके साथ अप्लाई करना ना भूलें। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है इन इट इज़ अ गिवन दैट द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। हमें कहा गया है एक 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और बोला गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992। हमें कहा गया है कि 3 स्टूडेंट हैं जिनमें से 2 स्टूडेंट का बर्थडे एक दिन नहीं आता है, सेम डे पे नहीं होता है। बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे इक्वल्स टू में 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। हमें कहा गया है अगर 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे पे नहीं आ रहा है तो हमें बताना है कि अगर उनका बर्थडे सेम डेट पे आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए देखिए हम लाइन लिखेंगे, किस अकॉर्डिंग लिखेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट
आर नॉट हैविंग सेम बर्थडे इक्वल्स टू में लिखेंगे पी ई नॉट लिखेंगे। ये हमारा सिंबल होता है पी ई नॉट, मतलब बर्थडे सेम डेट पे नहीं आ रहा है। कितना है प्रोबेबिलिटी है 0.992। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल्स टू में 1। अब देखिए पी ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.992 दे रखा है, तो हमने यहाँ फिलअप कर लिया। और प्रोबेबिलिटी ई वैसे का वैसे नोट किया है, प्लस में 1 लगा लिया है। अब देखिए दोनों मैथ के टर्म में है, हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, जिससे कितना आएगा 1 माइनस 0.992 आ जाएगा। अब इसमें माइनस कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे 1.000, ऐसे 3 बार जीरो लगा लेंगे और 0.9992 माइनस कर लेंगे, 0.992 माइनस कर लेंगे। कैसे माइनस करेंगे, 0 यहाँ से करेंगे 8 आएगा, यहाँ करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 0 आएगा। फाइनली क्या आ जाएगा आंसर 0.008 क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब दोनों का बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.008 इज आर राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग हमने पार्ट बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने मैथ की प्रिपरेशन कर सकें। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। या फिर अगर आपका कोई भी अनदर डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। हमारी प्लेलिस्ट को वॉच करना ना भूलें। 10th क्लास के हमने और भी बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर, प्री बोर्ड मॉडल टेस्ट पेपर सारा सॉल्व किया हुआ है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, देखना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय।